कैसे हैं आप? एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? साइंस का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका मंडे को, सबको होली के बाद। हम लोगों ने सैम्पल पेपर 1, 2, 3, 4 भी कर लिया है। 5 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। जो बच्चे स्कूल आए थे उन्होंने तो सुन लिया होगा, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो यहाँ पे देखेंगे। हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक कर लिया था बेटा। 14 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जिन लोगों ने पढ़ा भी है ये, वो भी रिविज़न कर लीजिए। एंड घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो पेपर बाहर से आएगा, लेकिन फिर भी अगर जो पोर्शंस हम लोगों ने स्कूल में किए हैं और यहाँ पे ऑनलाइन मैं सब बच्चों को करवा रही हूँ, इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ऑल द बेस्ट एंड ध्यान से तैयारी करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है नए पैटर्न के हिसाब से ये जो 14, 15, 16 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एजर्शन, एक होता है रीज़न। एजर्शन को हम अभिकथन कहते हैं और रीज़न को कारण कहते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिकथन या एजर्शन दिया है कि एक्वा रिजिया जो है दैट इज़ एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये मैंने उस दिन आपको क्लास में भी बताया था कि एक्वा रिजिया एक्चुअली क्या होता है, मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है? दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसिड्स। और इससे क्या होता है कि जैसे कि गोल्ड या प्लेटिनम इसमें डाला जाता है तो वो उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कितनी बार क्या होता है कि पहले टाइम पे, अभी भी खैर आते होंगे, आई डोंट नो, जब हम लोग पहले वाले घर में रहते थे तो वहाँ पे एक बंदा आता था जो ये कहता था कि गोल्ड पॉलिश करवा लो, गोल्ड पॉलिश करवा लो, ऐसे लोग आते थे। तो एक बार मेरी खुद की मदर ने क्या किया था कि चूड़ी को, अपनी चूड़ियाँ दी थी उसको पॉलिश करने के लिए, तो उसने एक्वा रिजिया के अंदर मम्मी की चूड़ियाँ डाल दी थी और फोका हमें वापस कर दिया था और सारा गोल्ड जो है वो एक्वा रिजिया में मिला के ले गया था, ठीक है ना? तो एक्वा रिजिया एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि गोल्ड है जो वो डिज़ोल्व हो जाता है, प्लेटिनम भी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। इसका रीज़न ये क्या है कि एक्वा रिजिया इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव फ्यूमिंग रीएजेंट। अब देखो, पहला तो एजर्शन जो है उसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीज़न जो है कि भाई एक्वा रिजिया इतना ही लीस्ट रिएक्टिव होता तो फिर उसको गोल्ड को एब्जॉर्व करने की हिम्मत कहाँ से होती, ठीक है ना? तो इसका मतलब हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो सी है। क्यों? क्योंकि ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है, तो आर आंसर विल बी सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। एजर्शन है वी शुड ब्रश आर टीथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद हमें अपने ब्रश करने चाहिए टीथ, ठीक है? राइट, सही लग रहा है। रीज़न इसका दिया हुआ है कि ब्रशिंग रिमूव्स द डेंटल प्लाक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड्स। आपको मालूम है खाना खाने के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में, वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से पीला पीला एक जमा हो जाता है जिसे कि प्लाक कहते हैं, ठीक है? तो ये दोनों बातें सही लग रही हैं हमें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे अभिकथन की, एजर्शन की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। द फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। 16 क्वेश्चन में पहला ये दिया हुआ है कि जो फूड चेन्स होती हैं जनरली 3 या 4 स्टेप्स की होती हैं। आपको मैंने करवाई भी थी फूड चेन कि पहले जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं और फिर डिकम्पोजर्स होते हैं। मतलब पहले जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, उसके बाद जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, ठीक है? और उसके बाद अपघटक होते हैं। यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो मतलब ये बात हमें सही लग रही है, ठीक? सेकेंड इन्होंने रीज़न दिया है, आर फूड ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। कि हमारा जो खाना है जैसे कि गेहूँ और चावल हो गए, सब्जियाँ हो गई, फ्रूट हो गए, उसमें जो है कीटनाशक जो हैं वो अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। देखो ठीक है, अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो ये एजर्शन, जो ये रीज़न दिया हुआ है वो मतलब अभिकथन से बिल्कुल उल्टा सीधा है, मतलब इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर जो है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। मतलब आर जो है वो अभिकथन का सही आंसर नहीं है, ठीक है? तो विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, इसमें हम बी में जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगैन टू इंक्रीज शार्पली इन द 1980s। ये तो फैक्ट जो है वो इसका भाई गलत लग रहा है। एंड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन अग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन इन 1987। तो ये फैक्चुअल लग रहा है। तो हमारा जो इसके साथ आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, जिसमें कि ए तो फॉल्स है लेकिन आर जो है वो ट्रू है। मतलब ये फैक्ट है, तो ऑब्वियसली आपको उसमें से आप एक बार गूगल पे सर्च मार लेना, आपको उसी से पता चल जाएगा। वैसे जो मतलब इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट इट इन द डिटेल तो आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं। बाकी जो ये है पहला वाला जो रीज़न है इसका वो गलत है और दूसरा सही है, ठीक है? मतलब एजर्शन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं।
वो हम करेंगे डिस्कस. फीमेल feticide is the process of abortion to terminate a female fetus from the mother's womb. मतलब फीमेल जो क्या कहते हैं भ्रूण हत्या जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पैदा होने से पहले ही लड़की को मार दिया जाता है. ठीक है. इट हैपन्स बिफोर टेकिंग बर्थ, मतलब जन्म से पहले ही. इट इज़ एन अनएथिकल एंड इलीगल प्रैक्टिस इन इंडिया बाय द फैमिलीज हु आर डिस्पेयरिंग फॉर अ बेबी बॉय. जो लोग लड़का ही चाहते हैं ये वो लोग करवाते हैं. एंड देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर फीमेल फीटिसाइड लाइक सोशल, रिलीजन, फाइनेंशियल एंड इमोशनल. इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं. सामाजिक रीजन्स होते हैं, धार्मिक होते हैं, पैसे की वजह से भी होता है और इमोशनल रीजन्स भी होते हैं. ऑल्दो द प्रैक्टिस ऑफ एनी सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड एंड इलीगल इन इंडिया, फीमेल फीटिसाइड हैज़ बिकम अ डिसग्रेसफुल एंड शॉकिंग ट्रूथ ऑफ अ नेशन. ऑल्दो हमारे जो इंडिया में इलीगल है लेकिन फिर भी कहीं इलीगली भी इसको करवाया जाता है और ये बहुत गलत चीज़ है. ठीक है. तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. सेक्स क्रोमोजोम इन अ गर्ल चाइल्ड इज. लड़की के जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो कौन से होते हैं? XX होते हैं. तो आप XX करेंगे. ओके. तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए. सेकेंड है 17th का B. उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो ग्राफ दिखाया गया है जिसमें कि बर्थ रेट के ट्रेंड बताए गए हैं, मतलब जन्म स्तर के ट्रेंड बताए हुए हैं. व्हाट वुड बी द प्रोबेबल कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इन इंडिया. जो इंडिया में ये जो बर्थ रेट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये देखो यहाँ से स्टार्ट था और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं? पहला रीज़न इन्होंने बोला है सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस की. अबॉर्शंस हो रहे हैं, लोग करवा रहे हैं सेक्स देखकर. भाई वो तो इलीगल है तो कैसे होंगे, वो तो हो ही नहीं रहे. दूसरा अडॉप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भाधारण की जो गर्भ निरोधक की जो वो है टेक्निक्स, या तो उनको लोग अपना रहे हैं. तीसरा है लेस रिप्रोडक्शन रेट, या फिर जो जन्म स्तर है वही कम हो रहा है. या इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, या लोगों का स्टैंडर्ड इतना इम्प्रूव हो गया है कि ऐसा हो रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. हमारा यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा कि अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक की जो हम लोग प्रोसेसेस, जो हम लोग टेक्निक्स कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो है ये जन्म रेट जो है, बर्थ रेट, वो कम हुआ है. राइट. So we will go with the option number B. नेक्स्ट है द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स अ सेक्स रेशो इन इंडिया. अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारे सेक्स रेशो की इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है. राइट. इन्होंने बोला है कि फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? फीमेल मेल सेक्स रेशो मस्ट बी मेंटेन. भाई लड़की और लड़के का जो सेक्स रेशो है, अनुपात है, वो मेंटेन होना चाहिए. या फिर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बिन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जाती है, जो गर्भ मतलब वो पता लगाया जाता है लड़का लड़की है, वो लॉ ने प्रोहिबिट किया है, प्रोहिबिट कर देना चाहिए उसको, मतलब रोक देना चाहिए. या बोथ ए और बी. तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी. भाई सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड नहीं है, जन्म से पहले लिंग का निर्धारण नहीं होना चाहिए, और दूसरा फीमेल और मेल सेक्स रेशो, उनका जो अनुपात है वो भी फिक्स होना चाहिए. विल गो विद ऑप्शन नंबर सी विच इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है. 17th का थर्ड का आएगा सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड प्रोबेबल रीज़न ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में बी. मतलब पॉपुलेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? माइग्रेशन, जिसको कि पलायन कहते हैं हिंदी में. दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो सेक्स से डिजीज़ फैलती है वो. फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या कि जो लड़की है उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो उसकी मतलब जनन की हेल्थ है, वो कैसी है. या इनइक्वालिटी इन सोसाइटीज़, या सामाजिक जो इनइक्वालिटी है, मतलब भेद किया जाता है, वो है. नहीं, जो मेन रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का वो पलायन भी हो सकता है. मतलब जैसे कि लोगों का इधर से उधर दूसरी जगह पर जाना, सपोज़ किसी और कंट्री का या किसी और स्टेट का, एक स्टेट से मूव होकर दूसरे में आ जाना. ठीक है ना. वो भी हो सकता है रीज़न, कि जब बहुत सारे लोग हमारे घर में आ जाएंगे तो हमारे मेंबर्स बढ़ नहीं जाएंगे. तो द आंसर विल बी माइग्रेशन या पलायन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. तो वॉट होते हैं, मस्सा जिसे कहते हैं, तो वो भी एक रिप्रोडक्टिव डिजीज़ है. सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये सब जो है सेक्स से ट्रांसमिट होती हैं डिजीज़, लेकिन कोविड-19 सेक्स से नहीं होता. तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी विच इज़ द राइट आंसर. ठीक है. एक क्वेश्चन और करते हैं आज का. बाकी के क्वेश्चंस फिर मैं कल करवाने की कोशिश करूँगी. इसमें इन्होंने ये बताया गया है कि विजिट एनी टाउन और सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप्स ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस. विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड वी आर श्योर टू फाइंड द प्लेस लिटर्ड विद एम्प्टी रैपर्स. मतलब इन्होंने ये बता रहे हैं कि हमारे घर में जो वेस्ट होता है, इट इज़ एडवाइजेबल टू फॉलो अ 4 bin सिस्टम, जिसमें कि जो किचन का कूड़ा है वो अलग रखा जाए. ठीक है.
और जो ऐसा वेस्ट है जैसे कि इनर्ट वेस्ट कहते हैं, इनर्ट वेस्ट मतलब जिसको कि अपघटन नहीं किया जा सकता, जिसका का डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, ठीक है, उसको ब्लैक बैग में डाला जाए, ठीक है। और एक वाइट बिन होना चाहिए, सफ़ेद कूड़ेदान होना चाहिए, जिसमें कि ऐसी चीज़ें हम लोग रख सकते हैं जैसे दूध के पैकेट हो गए, ऑयल या प्लास्टिक के हो गए पैकेट्स, ठीक है। और एक ब्लैक बिन होना चाहिए जिसमें कि हैज़ार्डस वेस्ट मटेरियल्स, मतलब ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हों जैसे पेंट हो गए, ये वाला पेंट हो गया, बैटरीज हो गई, इस तरह के रखने चाहिए। मतलब 4 तरह के हमें डस्टबिन होने चाहिए हमारे घर में, ये इन्होंने पैराग्राफ में बताया है इन शॉर्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, सम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज इन द गिवन पिक्चर आर, अजैव निम्नीकरणीय। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब अजैव निम्नीकरणीय, ये मैंने क्लास में भी बताया था, जो क्लास में नहीं आ रहे वो ध्यान रखिए। अच्छा, अभी इन्होंने बताया है कि सम नॉन बायोग्रेडेबल डिग्रेडेबल सब्सटेंसेज इन द गिवन पिक्चर आर, इनमें ऐसे कौन से हैं जो अजैव निम्नीकरणीय हैं। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा डिस्पोजेबल प्लेट्स, बैटरीज, डाइपर्स और पेंट्स। ये ऐसे हैं जिनका कि अपघटन नहीं किया जा सकता, डिकम्पोजिशन नहीं किया जा सकता, रिसाइकल नहीं हो सकते, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज में भी जो अजैव निम्नीकरण सब्सटेंसेज होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब जैसे इनर्ट हो सकते हैं, परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी टाइम तक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, एंड हार्म द वेरियस मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम, और लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इकोसिस्टम को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा डी पार्ट, राइट। 18 का बी का डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स on many human made materials like plastics can be compared with the action of enzymes in our body on the food eaten। मतलब हमारे जो बैक्टीरिया का एक्शन होता है, जो जीवाणु जो हैं वो जो काम करते हैं वो ऑन मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल्स, जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह में काम करते हैं, जीवाणुओं का प्लास्टिक जैसी चीज़ों पर काम करना, अपघटन करना, क्या उसको कंपेयर किया जा सकता है हमारे बॉडी के एंजाइम से? ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल। अगर हम कोयला खाते हैं तो क्या उसे हमें एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो ऑब्वियसली तो जीवाणुओं का जो एक्शन है उसको हमारे एंजाइम के एक्शन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज ऑन एनवायरनमेंट आर। भाई क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का एनवायरनमेंट के ऊपर? तो ये हमारा आ जाएगा सी पार्ट आ जाएगा, जिसमें कि तीनों चीज़ें आ जाएंगी। कौन सी आ जाएंगी? पहली चीज़, दे प्रोड्यूस स्मेल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस। भाई देखो, जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें स्मेल आती है, ठीक है। और दे में प्रोड्यूस सम हार्मफुल गैसेस, कुछ गैसेस ऐसी भी निकलती हैं जो हार्मफुल होती हैं, जैसे अमोनिया वगैरह हो गई, जिससे बदबू भी आती है। और भाई देखो, गैसेस की मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी। तो ये तीनों आंसर सही है, हमारा आंसर आ जाएगा सी पार्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कि केमिकल्स लाइक डैश हैव हार्म द जोन, क्या एक तो इंग्लिश क्या लिखते हैं यार ये, केमिकल्स लाइक डैश हार्म द ओजोन लेयर। हैव हार्म क्या होता है? हार्म द ओजोन लेयर। दिस केमिकल इज़, ये केमिकल क्या है? ये हमारा केमिकल है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा ए। तो आज हम इतना ही करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने पढ़ा है, सभी बच्चों को बेनिफिट होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज वेलकम। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।